नमस्कार, एकादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व, सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप। विलियम आर वेसेट का ये सेंटेंस कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है बशर्ते वह व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वह सभी मामलों का प्रबंध स्वयं कर सके। तो देखिए, एकाकी व्यापार बहुत पुराना स्वरूप है व्यावसायिक संगठन का। सबसे पहले जब मनुष्य ने व्यवसाय प्रारंभ किया, विनिमय की शुरुआत हुई, व्यवसाय की शुरुआत हुई, तो एकाकी व्यापार ही प्रचलन में था। धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई, लोगों की आवश्यकताएं जटिल होती चली गईं, उत्पादन प्रणाली में भी और व्यवसाय में भी जटिलता आई, जिससे व्यवसाय के अनेक संगठन विकसित होते चले गए। लेकिन आज भी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एकाकी व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाने वाला व्यापार है। यानी कि एकाकी व्यापार का जो व्यावसायिक स्वरूप है, प्रत्येक व्यवसायिक के द्वारा सबसे बड़ी मात्रा में इसी को चुना जाता है व्यवसाय करने के लिए। हम इसे तमाम नामों से जानते हैं। एक नाम इसका एकाकी स्वामित्व है, दूसरा नाम इसका होता है एकाकी उत्पादक, ठीक है। तीसरा जो नाम होता है वह होता है एकाकी व्यवसाय, एकाकी व्यापारी, व्यक्तिगत उपक्रम, ये सब इसके नाम हैं। थोड़ा सा जानते हैं। एकाकी व्यापार व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसे एक ही व्यक्ति स्थापित करता है, वही पूंजी लगाता है, वही अपने चातुर्य यानी कि चतुराई यानी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए व्यवसाय का प्रबंध व संचालन करता है। लाभ व हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है। हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना, उत्पत्ति के साधनों को कार्य पर लगाना, उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेना, उत्पादित वस्तु या सेवा की बिक्री एवं विज्ञापन की व्यवस्था करना आदि सभी कार्य एकाकी व्यापारी को स्वयं ही करने पड़ते हैं। वही व्यवसाय की संपूर्ण क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। फेरी वाला, चाट वाला, हलवाई, नाई, धोबी, मूची, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, फुटकर विक्रेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पीसीओ वगैरह चलाने वाले, पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ। आज के बच्चों ने पीसीओ नहीं देखा होगा शायद, लेकिन एक समय पीसीओ का था, जब लोग यहाँ एक बूथ जैसा होता था, टेलीफोन बूथ, जहाँ पे जा कर के आप फ़ोन कर पाते थे किसी दूसरे को मोबाइल पे या लैंडलाइन पे, इसी को पीसीओ बोलते थे। ये सारे व्यवसाय एकाकी व्यापार स्वरूप में ही किए जाते थे। कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। आपको जो परिभाषा इसमें अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है वह है जॉन ए शुबिन की परिभाषा। ये कहते हैं कि एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है, वही अपने नाम से व्यवसाय का संचालन करता है, ठीक है। और एक और इसमें बात आती है परिभाषा के तौर पे, और वो परिभाषा आपको जो याद करनी है वो है किम्बाल एवं किम्बाल की परिभाषा। ये परिभाषा काफ़ी अच्छी है। वैसे बेहतर परिभाषा के तौर पे आप अगली परिभाषा याद कीजिए, एल.एच. हैने की। एकाकी उद्यमी व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप है जिसके शिखर पर एक ही व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति व्यवसाय के समस्त कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, उसकी क्रियाओं का संचालन करेगा और असफल होने का जोखिम भी स्वयं ही उठाएगा। एक उपयुक्त परिभाषा के तौर पे आपको लिखना होगा क्या कि एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जो अकेले व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है। वही व्यक्ति उस व्यवसाय का स्वामी, प्रबंधक, संचालक व सर्वोच्च निर्णायक होता है। समस्त लाभ हानि भी वही ग्रहण करता है। व्यवसाय पर पूर्ण आधिपत्य यानी मालिकाना हक होने के कारण वह अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो आप देखिए, एकाकी व्यापार को समझाने के लिए एकाकी व्यापार की जगह एकाकी व्यापारी की विशेषताएं बताई जा रही हैं, लेकिन खैर हम एकाकी व्यापारी की विशेषताओं को जानकर ही एकाकी व्यापार को समझ सकते हैं, क्योंकि एकाकी व्यापार और एकाकी व्यापारी में दरअसल टेक्निकली या यूं कह लीजिए कि कानूनन कोई अंतर नहीं होता है। एकाकी व्यापार की कुछ विशेषताओं की तरफ चलते हैं। ये इतनी आसान परिभाषाएं मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसे अगले वीडियो में शामिल करते हुए आपको समझा के फिर अगले टॉपिक पे मैं जाऊंगा, ठीक है। एकाकी व्यापार की विशेषताएं
हम पढ़े अगर तो सबसे पहली बात आती है कि एकाकी स्वामित्व, यानी कि इस पे जो मालिकाना हक होगा, ओनरशिप एक व्यक्ति की होगी, वही उसका स्वामी भी होगा और सारी संपत्तियां और साधनों का अकेला मालिक होगा। एकाकी प्रबंध, व्यवसाय का जो प्रबंध होगा वह एक वही व्यक्ति करेगा। वह कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, प्रबंधक भी होगा, संगठनकर्ता भी होगा, सारी क्रियाएं उसी में केंद्रित होंगी। वह अपनी सहायता के लिए कर्मचारी भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन उन समस्त कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए वही उत्तरदायी होगा स्वयं में। अविभाजित जोखिम, जोखिम जो होता है वो अनडिवाइडेड होता है, पूरा का पूरा जोखिम वही व्यापारी खुद ही बियर करता है। ठीक है, गर्स्टनबर्ग ये कहते हैं कि वही समस्त व्यवसाय का स्वामी होगा और वही समस्त जोखिम भी वहन करेगा। एक और इसकी विशेषता है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक व्यापारी का व्यावसायिक दायित्व असीमित होता है। इसका आशय जान लीजिए कि हानि अगर होती है तो ऐसी स्थिति में उसके दायित्वों के भुगतान के लिए उसकी निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर व्यवसाय के दायित्व इतने बढ़ जाएं, व्यवसाय की हानियां इतनी बढ़ जाएं कि उसके दायित्व का भुगतान करने के लिए उसकी निजी संपत्तियों को बेचना पड़े, तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। दिवालिया वो व्यक्ति होता है जो कानूनन ये स्वीकार कर लेता है कि हमारे जो दायित्व हैं वह हमारी संपत्तियों से अधिक हैं और हम अपने दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो हमारे जितने दायित्व हैं उन्हीं से उनका भुगतान, हमारी जितनी भी संपत्तियां हैं उनको बेच करके जो भी पैसा वसूल हो उससे हमारे दायित्वों का भुगतान मान लिया जाए। तो इसका आशय ये होता है कि मान लीजिए कि किसी के जो लायबिलिटीज़ हैं, किसी की वो लायबिलिटीज़ 10,000 रुपये हैं और उसकी कुल संपत्तियां बिकी अगर, और वो मान लेते हैं 8,000 की बिकी, तो ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है ये अपनी संपत्तियों में से अपने दायित्वों का केवल 80% दे सका। 10,000 में 8,000 संपत्तियां हैं तो ये 80% ही तो होगा, और ये 80% जिसने अगर 10 रुपये दोगे तो उसको 8 रुपये ही दे करके ये उनके ऋणों से मुक्त हो जाएगा। वह व्यक्ति इससे दोबारा कभी नहीं मांग सकता अगर इसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया हो। इस विषय को अभी हम बाद में जानेंगे, लेकिन चूँकि शब्द आया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दिवालिया घोषित होना यानी कि क्या होना। संपत्तियां सारी बेच दी जाएंगी, जो भी दायित्व होंगे, जितना भी पैसा वसूल होगा उन सारे दायित्वों को उसी में से चुकाया जाएगा। अगर पूरे दायित्व नहीं चुकाए जा सके तो भी दिवालिया घोषित होने के बाद और आंशिक रकम का भुगतान करने के बावजूद भी दूसरा व्यक्ति जो ऋणदाता था वह कभी भी उससे इस बात की डिमांड नहीं कर सकता कि आप हमें बचा हुआ धन वापस कीजिए। ठीक, जो पांचवी विशेषता है वह है व्यवसाय की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार एकाकी व्यापार में अगर आता है तो जब चाहे जब तक चाहे वह कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसको पूरी तरह की स्वतंत्रता है। इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करे। हाँ, अनुबंध करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होना चाहिए। कौन लोग नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट? पागल, दिवालिया, अवयस्क यानी माइनर, कोई अगर छोटा है 18 साल से तो अवयस्क उसे बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस लिहाज से ये लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते। इनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है तो व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं यदि उसकी कोई वैधानिक औपचारिकताएं हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, तो वो पूर्ण करना आवश्यक है। उसके पालन करने के बाद आप वैधानिक रूप से कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने को पूर्ण स्वतंत्र हैं। स्थापना में सरलता, बिल्कुल एकाकी व्यापार की स्थापना अन्य व्यावसायिक संगठनों की अपेक्षा बहुत आसान होती है। आप जब चाहें तो चाय का कोई स्टॉल या कोई भी बिजनेस, आप ऐसा बुक स्टॉल कोई खोलना है, आप अपना आराम से शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी मच मोर फॉर्मेलिटीज़, राइट। देन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ, और वह है पूंजी पर स्वामित्व। व्यवसाय की समस्त पूंजी पर एकाधिपत्य यानी कि एकमात्र अधिकार एकाकी व्यापारी का ही होता है। वैसे आवश्यकता पड़ने पर वह व्यवसाय के लिए बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण भी ले सकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर वो यथा आवश्यकता किसी से ऋण भी प्राप्त
कर सकता है। कुछ और विशेषताओं में हम जल्दी से जान लेते हैं, वो हैं व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं। देखिए, व्यापार और व्यापारी ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन कानूनन व्यापार और व्यापारी में कोई अंतर नहीं माना जाता। अगर कोई व्यवसाय पर दायित्व है तो वो व्यवसायी पर भी माना जाता है, और अगर कोई व्यवसायी पर व्यक्तिगत दायित्व भी है तो वो व्यवसाय पर भी माना जाता है कानून की नज़र में, ठीक है। उपयुक्तता, एकाकी व्यापार उन व्यावसायिक उपक्रमों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है जिनका आकार छोटा है, जहां व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत सेवा, व्यक्तिगत संतुष्टि व सतर्कता इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे ब्यूटी पार्लर है, सिलाई है, मिष्ठान की दुकानें हैं, वकालत, चिकित्सा, आर्किटेक्चर, ये जितने भी कार्य होते हैं, टीचिंग वगैरह भी, इन सभी में ज़रूरत पड़ती है एकाकी व्यापार की, ठीक है। हालांकि टीचिंग को व्यापार में नहीं रखा गया है, एजुकेशन को, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यापार में रखी जाती हैं। सीमित कार्यक्षेत्र, देखिए अगर एकाकी व्यापार के रूप में आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत कार्यक्षमता की भी सीमाएं हैं, साधनों की सीमाएं हैं, दायित्व तो असीमित होता है, इस कारण से इसका कार्यक्षेत्र सीमित रहता है। एकाकी व्यापार सामान्यतः व्यापार को बड़े पैमाने पर तथा अनेक स्थानों पर संचालित नहीं कर पाता, वो जनरली एक ही प्रतिष्ठान का संचालक होता है। अच्छा, ऐच्छिक स्थापना है तो अंत भी ऐच्छिक है, आप जब चाहें अपनी इच्छा से वॉलंटरली बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वाइंडिंग अप भी उसका कर सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय को जब चाहें प्रारंभ करें, जब चाहें तो बंद करें, इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चूँकि आप अकेले होते हैं तो आप हर बात को किसी से शेयर करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। समस्त महत्वपूर्ण और गंभीर बातों को आप अपने पास ही रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसका अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता बनी रहती है। एक प्रश्न और आता है कि क्या एकाकी व्यापार सदैव छोटे आकार का ही होता है? इज़ सोल ट्रेड ऑलवेज ऑफ ए स्मॉल साइज़? तो इसमें दो बातें हैं। एकाकी व्यापार का आकार सदैव छोटा नहीं होता। देखिए, एकाकी व्यापार के साधन और कौशल सीमित होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस वजह से ये मान लिया जाता है कि वह व्यापार को बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित और संचालित करने की क्षमता और साहस नहीं जुटा सकेगा। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह धारणा उतनी सही नहीं लगती। कोई कुशल व्यवसायी बहुत ही कुशलता से बहुत बड़ी व्यापारिक संस्था की स्थापना भी कर सकता है। ऐसे अनेक व्यापारी हैं जिनके उदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने अपने व्यापार की शाखाएं न केवल अपने देश में वरन विदेशों में भी स्थापित कर दी है। अतः एकाकी व्यापारी छोटे पैमाने पर भी स्थापित किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर भी एकाकी व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है। एकाकी व्यापारिक संस्था के आकार पर प्रतिबंध कोई नहीं है, लेकिन हाँ, व्यवहारिक रूप से ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर एकाकी व्यापार छोटे पैमाने पर ही होता है, लेकिन ये हमेशा छोटा होगा ये ज़रूरी नहीं। और एक बात और, एकाकी व्यापार का संचालन एक ही व्यक्ति करे ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, एकाकी व्यापार में एकल स्वामित्व की अनिवार्यता है, लेकिन एकल संचालन की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो संचालन एक से अधिक लोगों के द्वारा भी हो सकता है, इसे ध्यान से समझें। एकाकी व्यापार के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार का संचालन उस व्यक्ति के द्वारा ही किया जाए जिसने उसकी स्थापना की हो। यह भी अनिवार्य नहीं कि वह पूंजी अपने ही साधनों से एकत्र करे। वह विभिन्न वित्तीय संस्थाओं यथा बैंक, म्यूचुअल फंड, LIC या अन्य संस्थाओं से पूंजी ब्याज पर ले सकता है और अपनी संस्था में लगा सकता है। इसी तरह से भूमि और भवन किराए पर भी वो प्राप्त कर सकता है, और अगर चाहे तो सुविधा अनुसार कितने भी कुशल या अकुशल कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, ढेर सारे मैनेजर्स नियुक्त कर सकता है। तो क्या एकाकी व्यापार पे कुछ वैधानिक प्रतिबंध हैं? एकाकी व्यापार पे कुछ सामान्य फॉर्मेलिटीज़ हैं जो बहुत कम हैं, ना के बराबर। पहली बात, एकाकी व्यापारी वही हो सकता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता होती है। अभी आपने जाना कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने ऊपर जाना था कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कौन कौन लोग कर सकते हैं। 18 वर्ष के या वयस्क कोई भी व्यक्ति जिसका स्वस्थ मस्तिष्क है, जिसे न्यायालय ने अभी तक दिवालिया घोषित नहीं किया और जिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हर वह व्यक्ति व्यवसाय में अनुबंध करने की क्षमता रखता है।
दूसरा जो प्रतिबंध है वह है असीमित दायित्व। हर एकाकी व्यापारी को असीमित दायित्व लेना पड़ेगा। केवल वैध व्यवसाय करने की ज़रूरत होगी। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो मना है, प्रतिबंधित है, जैसे घनी आबादी क्षेत्र में आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहें जो विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करे, या अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके लिए अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस लेना पड़ता है, तो बगैर अनुज्ञा पत्र लिए वो बिज़नेस आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको शराब की दुकान खोलनी है या चलिए दवा की दुकान खोलनी है, दवा या दारू, इन दोनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। बगैर लाइसेंस के बिज़नेस नहीं कर सकते। ये सरकार का एकाकी व्यापार पर प्रतिबंध है। और एक और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात कि कराधान संबंधी नियमों की पूर्ति भी करना आपको आना चाहिए। कराधान यानी कि टैक्सेशन जो रूल्स हैं, आपको उनका निर्वहन करना पड़ेगा, उनको निभाना होगा। स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न कर लगाती है। जहाँ तक संभव हो आप सारे नियमों और उपनियमों का पालन करते हुए अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और इसके लिए उत्पादन कर, बिक्री कर, चुंगी, आयकर ये सब चुकाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि उत्पादन कर, बिक्री कर, चुंगी ये ख़त्म हो चुके हैं। इनकी जगह आ चुका है जीएसटी। ठीक है, इसमें SGST होता है यानी कि स्टेट जीएसटी, और CGST होता है। ठीक है, ये दोनों लागू होते हैं। हाँ, आयकर अभी भी जारी है। आयकर यानी इनकम टैक्स, ये आपको टैक्स देने होंगे। ठीक है, बाकी एकाकी व्यापार के लाभ क्या हैं और क्या इसके दोष हो सकते हैं, इसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बिल्कुल आपको उसकी प्रतिक्रिया यथाशीघ्र देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।